उनके घरों को बुलडोज करना सेम क्राइम होता है। मुसलमान नाम होता है तो घर पर बुलडोज़र चला जाता है, अगर मुसलमान नहीं है तो कोई सख्त एक्शन नहीं। सोसाइटी के जो अहम हिस्से डॉक्टर माना जाता है वो लोग भी दहशतगर्दी में शामिल हो रहे हैं। यासिर भाई, आप ही लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों को एजुकेशन में काम करना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, तो अब उनकी यूनिवर्सिटी को आप इस तरह बदनाम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के फाउंडर को आप जेल भेज रहे हैं। डबल पैसे का झांसा दे एक ऐसा स्कीम चलाया था अल-फलाह ने जिसमें लोगों को बर्बाद कर दिया। मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है सीधा सीधा ये एक अटैक है आपकी हुकूमत पर, सरकार पर, कि बीजेपी ने माहौल इतना ख़राब कर दिया कि यहाँ मुसलमान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। मौलाना अरशद मदनी साहब एक डेलीगेशन पे जाके बात करें, ख्वातीन के हालात के ऊपर बात करें। है बीजेपी RSS का देश के मुसलमानों को लेकर। टाइम्स में खुशामदीद, मैं खुश तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन सैयद यासिर जिलानी साहब। मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर बहुत ज़्यादा हंगामा है, क्योंकि मौलाना ने कह दिया कि भारत का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि कोई भी मुसलमान यहाँ का मेयर नहीं बन सकता, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए भी मौलाना ने आवाज़ उठाई है। यासिर जिलानी साहब, मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है सीधा सीधा ये एक अटैक है आपकी हुकूमत पर, सरकार पर, कि बीजेपी ने माहौल इतना ख़राब कर दिया कि यहाँ मुसलमान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। न्यूयॉर्क में एक मुसलमान मेयर बन गया, लंदन में मुसलमान मेयर है। देखिए, एक तो मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब बुज़ुर्ग हैं और चिंता उनका जायज़ है हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उनके बयान जो आए मैंने भी देखा है, मैंने उनके 3.5 मिनट के जो वीडियो क्लिप था जिसमें उन्होंने भाषण की तरह बयान दिया है वो मैंने देखा है। उसमें उन्होंने चिंता जाहिर करी है कि पूरे दुनिया में इस्लाम पस्त है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के हालात को भारत से के संदर्भ में जो देखा है, भारत के नज़रिए में बहुत बुरे हालात उन्होंने बताए हैं। ये मुझे हैरानी नहीं करता है, अफसोस हो रहा है, क्योंकि अरशद मदनी साहब ज़हीन हैं, बड़ी तंजीम के वो एक तरीके से सरबराह हैं और बड़े लंबे वक्त से मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप मौजूदा सरकार पे क्वेश्चन करते हैं, वो भी इस दौर में, तो उन्हें ये बताना होगा कि पिछले 70 सालों में जिनकी सबसे ज़्यादा देर तक हुकूमत रही, उनसे उन्होंने कोई सवाल क्यों नहीं किया। ये एक बड़ा अहम सवाल है मौलाना अरशद मदनी साहब के लिए मेरा। मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, पिछले 36-48 घंटे से लोगों के बीच में ये बड़ा कन्फ्यूजन है। फिर वो 25 करोड़ मुसलमानों के बीच में 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, दूसरा आज़म खान का नाम लेते हैं। शम्स भाई, आप उर्दू के बड़े सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी हैं, आपकी सहाफ़त मैंने देखी है, जिस तरीक़े से आप सच के साथ क्वेश्चन आपका आता है। आप बताएं, अल-फलाह किसी भी तरीक़े से 25 करोड़ के मुसलमानों के बीच में एक बड़े मौलाना के द्वारा नाम लेना जायज़ है, जो आदमी आदतन बचपन से अपराधी है, जिसने इसी दिल्ली में गरीब, मिस्कीन, बेवा औरतें, वो दुकानदार जो छोटे दुकानदार थे, स्कूल के टीचर, कॉलेज के लेक्चरर और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को डबल पैसे का झांसा देके एक ऐसा स्कीम चलाया था अल-फलाह ने, जिसमें लोगों को बर्बाद कर दिया। लोगों फाउंडर की बात कर रहे हैं, जवाद सिद्दीकी। मैं जवाद सिद्दीकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बारे में ये बात कह रहा हूँ, इसलिए मैंने रिलेट किया। तो अगर आप उसका एग्ज़ाम्पल देते हैं मौलाना साहब, तो मुझे लगता है कि वो ख़ुद सोचें कि वो किसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, जवाद सिद्दीकी पर तो सारे आरोप है, इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़्रॉड किया, लोगों का पैसा लिया, फिर बाद में यूनिवर्सिटी बनाई। मौलाना कहना चाह रहे हैं कि जवाद सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जो एक्शन है, जो लोग दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ ये रवैया क्यों, यूनिवर्सिटी को बंद करने की कोशिश क्यों? देखिए, मैं फिर एक बात मौलाना साहब से पूछूंगा कि मौलाना साहब, उस यूनिवर्सिटी में पहली बार भारत के अंदर वाइट कॉलर के लोग, जिनको सोसाइटी में एक अलग तरीक़े से लोग देखते हैं, डॉक्टर्स,
वो दहशतगर्दी में मुलविस होते हुए उनका नाम आया है और एक दहशतगर्दी के तौर पे उसकी जान खुदकश जो करा है, हमला उसने किया है, उसमें गई है। तो आप कभी कोई ऐसा माहौल क्यों नहीं आज तक बना पाए, या कोई इस तरह के आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, आपने क्यों नहीं कोई रोड मैप ऐसा सामने रखा, ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसमें सोसाइटी के जो अहम हिस्से डॉक्टर माना जाता है वो लोग भी दहशतगर्दी में शामिल हो रहे हैं? तो कहाँ से आए? अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसके फाउंडर दागदार रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उन 25 करोड़ मुसलमानों को देख रहा हूँ जिनके सामने उन्होंने एक क्वेश्चन रखा है, तो आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। और फिर आप भारत की मौजूदा सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। शम्स भाई, आपको तो याद होगा 2008 यूपीए की सरकार सबसे ज़्यादा 132 मुसलमानों को उस साल दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, जो बाद में 12 साल 15 साल के बाद बाइज़्ज़त बरी हुए। कभी मौलाना साहब ने उस पर सवाल उठाया? नहीं, मौलाना खुद मुकदमा लड़े, उनकी जमीयत मुकदमा लड़ती रही है। तो फिर आपको कैसे इस बात, अगर उन्होंने मुकदमा, मैं इसी बात को सुनना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने दहशतगर्दी में गलत तौर से मुलविस बच्चों के फेवर में अगर जमीयत ने मुकदमा लड़ा है, तो आज फिर मौजूदा सरकार के ऊपर या मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं, आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्यों आप भ्रम फैला रहे हैं? क्यों आप कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं नौजवान मुसलमानों के बीच में? अच्छा, आज़म खान का भी आपने जिक्र किया कि आज़म खान के ऊपर तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है आज़म खान को ना? नहीं, देखिए, आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं और फिर दूसरा नाम आप सियासी तो नहीं है, आपको रिलीजियस लीडर माना जाता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई रिलीजियस लीडर है तो सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब का नाम आता है। मैं गलत हूँ? और मेरा क्या सवाल उनसे गलत है? आप आज़म खान एक पर्टिकुलर नाम पे क्यों आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उन्होंने गरीब मुस्लिम भाई बहनों की ज़मीनों को जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कब्ज़ा किया या नहीं किया, जिसके मुकदमात उनके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने ही रामपुर के किया है, जो रिकॉर्ड में दर्ज है? मैं एज ए लॉयर। यासिर भाई, आप ही लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों को एजुकेशन में काम करना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। अब मुसलमानों ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो अब उनकी यूनिवर्सिटी को आप इस तरह बदनाम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के फाउंडर को आप जेल भेज रहे हैं कि कब्ज़ा करके ज़मीन ली गई। यूनिवर्सिटी बनेगी तो ज़मीन तो होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने ख़रीद कर ज़मीनें ली है, रजिस्ट्री मौजूद है, पैसा सबको दिया है। अच्छा, एक बात बताएं, जो आदमी अगर किसी भी तरीक़े से उन्होंने कोई गलती नहीं करी होती तो अदालतों पे तो किसी की पकड़ नहीं होती ना। मुकदमा आपके ख़िलाफ़, आपके अगर अगेंस्ट कोई है तो आप थाने में इस तरह की कुछ मैनेज करके कर सकते हैं, लेकिन अदालत से उनके ऊपर इल्ज़ाम जो रखा गया था उसमें वो मुजरिम साबित हुए हैं आज़म खान साहब। मेरा ये कहना है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर नाम पे, मेरा ये कहना है कि अरशद मदनी साहब जैसे जो इतने बड़े रिलीजियस लीडर हैं भारत के, वो इन दो लोगों पे ही क्यों उन्होंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल उनका क्यों दिया? क्यों नहीं वो साउथ के तमाम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके यूनिवर्सिटी, जिनके मदरसे, जिनके बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, जहाँ पे किसी तरह की कोई आज तक क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया गया। उसके बाद मैं आता हूँ हिंदुस्तान के 4-5 अहम यूनिवर्सिटी पे। आप कुछ पूछिए। नहीं, मौलाना का एतराज़ इस बात पर है कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक मेयर बन गया, लंदन में बन गया, भारत में मुसलमानों को ये मकाम नहीं दिया जाता है। आपकी पार्टी टिकट तक नहीं देती। अभी बिहार का चुनाव आपने लड़ा और आपकी पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, एक भी सिंगल टिकट आपने किसी मुसलमान को नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मानक मापदंड है वो टिकट नहीं है, वो सबको साथ लेके, सबके साथ समरसता के भाव के साथ चलना, सबको अपने कार्यक्रम में सम्मानित करना। अच्छा, एक तरफ मौलाना साहब कहते हैं कि ज़ोरान ममदानी को याद करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुसलमान पस्त है, मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहा है, तो फिर ज़ोरान ममदानी जैसा नाम मेयर बन के कैसे आ जाता है? और भारत
के बारे में आप कह रहे हैं। भारत में तो राष्ट्रपति मुसलमान बने, भारत में तो गृह मंत्री मुसलमान बने। ये वही भारत है जिसके गृह मंत्री मुसलमान रहे, दर्जनों कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान रहे। अभी मौजूदा हालत में 2-2 गवर्नर मुसलमान हैं, दर्जनों अफसरान IAS, IFS, IPS भारत के अंदर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, और वो भारत के संविधान और कानून को मानते हुए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ताकत दी है उसका सहारा लेके सब काम कर रहे हैं। फिर आप कैसे, आपको लगता है कि मुसलमान इस वक्त हाशिए पे है या कमज़ोर है या मुसलमानों को सताया जा रहा है? ये सवाल है मौलाना अरशद मदनी साहब से। शम्स भाई, ये बहुत हो सकता है कि मुझे आपके इंटरव्यू के बाद जिस तरीके से मुझे लोग ट्रोल करते हैं करेंगे ज़्यादा, लेकिन क्या मेरा ये सवाल जायज़ नहीं है? मैं मौलाना अरशद मदनी साहब को एक बहुत बड़े रिलीजियस लीडर के तौर पे देखता हूँ, समझता हूँ। उनके दर्द को भी मैंने महसूस किया है जो मिल्लत के लिए, जो वो मिल्लत के लिए फलाह और बाबूद का काम करते हैं, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो मौजूदा इस वक्त जो सरकार है उस पे सवाल करेंगे तो हम आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है कि शम्स भाई मेरे साथ बैठ के आप सवाल जवाब कर रहे हैं, या आप जिस जगह पे रहते हैं अक्सरियत की आबादी वाला ओखला, जहाँ बाटला हाउस है, जहाँ पे शाहीन बाग है, जहाँ पे जाकिर नगर है, उस जाकिर नगर का नाम भी किसके नाम पे आप जानते हैं कि भारत के वो भी क्या सदर जमहूरिया रहे हैं, उनके नाम पे। आप बताइए कि आपसे कभी किसी तरह का किसी ने भेदभाव किया है क्या हिंदुस्तान में? लेकिन आप तो अब नाम बदलते जा रहे हैं ना, लोगों को भरोसा नहीं कि कब जाकिर नगर का नाम बदल के कुछ और रख दिया जाए। देखिए, ये आप उन लोगों के बाद, मुझे भी यही लग रहा है कि मौलाना साहब तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने बड़े, इतने आलिम, इतने समझदार हैं कि वो किसी से सलाह की उनको ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उन्हें सलाह अगर दी है, उनके साथ बैठते हैं, ये उन लोगों के बारे में उन्हें बताते हैं जो एक छोटे छोटे फॉलोअर्स लेके शहरों में घूम रहे हैं। वो इंडिविजुअल लोग हैं, वो हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी नफ़रत की बात करते हैं। लेकिन मैं मौलाना अरशद मदनी से नफ़रत नहीं तवक्को करता हूँ। मैं भारत की जो परंपरा, रवायत और रिवाज है, मोहब्बत, वो उनसे तवक्को करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अरशद मदनी साहब अपने बयान पे एक बार ज़रूर गौर और फिक्र करें कि उन्होंने जो बोला है वो क्या उनसे कहीं गलती हुई है। नहीं, मौलाना तो बस यही कह रहे हैं ना कि भारत में मुसलमानों को इतना सताया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर अब हौसला नहीं रहा, उनकी हिम्मत टूट रही है। अगर मुसलमानों को जिस तरह आज़ादी दी जाए, सपोर्ट किया जाए, तो मुसलमान की जो सलाहियत है और आगे आएगी। जिस तरह आप स्पोक पर्सन हैं, आप जैसे कुछ और लोग हैं, वो भी आगे आएंगे, ओहदा संभालेंगे, उनका एक नाम रोशन, पता चलेगा मुसलमान भी काम कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं मैं अपनी जगह काम कर रहा हूँ, आप अपनी जगह काम कर रहे हैं। आपको माशाल्लाह बहुत लोग जानते हैं, आप बहुत ज़हीन तरीक़े से अपने सवालों को सामने रखते हैं, बहुत तार्किक सवाल होते हैं, तीखे भी होते हैं, लोग आपका जवाब देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर SIR हो रहा है तो मुसलमानों को डर किस बात का? मैं अपने 100 साल के पिछले रिकॉर्ड को मैं रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं, मुझे मालूम है। नहीं, आप जो जिस पहलू पे आपने सवाल किया, सुनिए, आपने कहा है कि मुसलमान दबा हुआ है, हौसला कैसे पस्त हो गया? क्या शाहीन बाग में आंदोलन में मुसलमान बैठा था, उसका हौसला पस्त हो गया? क्या उसने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा नहीं किया? कौन सी सरकार ने क्या कर दिया, आप बताइए। अगर कुछ लोगों ने उसमें गलत तरीके से हाईजैक करके और भारत के ख़िलाफ़ की बात नहीं करी होती तो वो भी आज खुली हवा में सांस ले रहे होते। तो आप बताएं कि अगर वो एक आध आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भारत को आप देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शम्स भाई आप भी इंसाफ नहीं करेंगे। तो भारत के मुसलमान, आपने भी SIR की बात की, मुसलमान SIR के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन आप जब SIR करते हैं, कराते हैं, तो घुसपैठिए का एक टर्म यूज़ करते हैं, और घुसपैठिए मतलब आप मुसलमानों को कहते हैं। तो यहाँ से मुसलमानों को एक डर पैदा होता है कि कहीं हमें निकाला तो नहीं जाएगा, हमारी सिटीजनशिप तो नहीं छीनी जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब CA NRC का मामला आया, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, तो आप बताइए कि कितने घुसपैठिए बाहर चले गए? अगर कोई बांग्लादेश का यहाँ रह रहा है, हमारे सीमित संसाधनों पे आपका हक मार रहा है, तो उसका राइट बनता है क्या? फिर भी हमारे यहाँ
जो बांग्लादेशी है उसको आप भेजिए बांग्लादेश, ये सब चाहते हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी नहीं हैं, जो इंडियन हैं, उनमें से भी कई लोगों को आपकी सरकार ने बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया, फिर वापस आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उनके हक में। बिहार के रहने वालों को अहमदाबाद में बांग्लादेशी आप लोगों ने बता दिया। देखिए, एक आध एग्जाम्पल भी ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आया। मैं एज ए लॉयर भी मैं चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ कि, और मेरी सरकार कहती है, हमारा काम क्या है, मेरा संगठन कहता है कि मुसलमानों के बीच में आप अगर हैं तो आप मुसलमानों के दर्द को समझें और संगठन और सरकार के साथ साझा करें कि हम कोई समन्वय बना सकें। पार्टी आपसे कह रही है कि मुसलमानों से रिश्ते अच्छे बनाइए। बिल्कुल, इसीलिए तो हम काम करते हैं। हम एक बात बताइए, बीइंग ए मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी में हम इसलिए बैठे हैं कि मुसलमानों के दर्द को पार्टी और संगठन तक ले जाके उनको बताएं, और पार्टी उनको एड्रेस करती है। पार्टी अगर एड्रेस नहीं करेगी तो जितनी भी स्कीम अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में सरकार बनाती है तो उसमें मुसलमानों की 100% हिस्सेदारी देती है। अगर घर देती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो मेरठ में सबसे ज़्यादा, अक्सरियत से ज़्यादा मुसलमानों को दे दिया, तो इसमें कैसा भेदभाव क्यों? अच्छा, इसको तो मौलाना अरशद मदनी साहब सराह सकते हैं प्रधानमंत्री की। और मैं एक उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या मौलाना अरशद मदनी साहब कभी एजुकेशन को लेके सरकार के साथ अपने बड़े डेलीगेशन, उनको तो पूरी दुनिया जानती है, सरकार का एक एक आदमी जानता है, एक डेलीगेशन पे जाके बात करें, ख्वातीन के हालात के ऊपर बात करें? हमारी तो ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद इतना अपना अहम करते। टाइम नहीं, कई मरतबा कहा गया कि उन्होंने मिलने की कोशिश की लेकिन टाइम नहीं मिला पीएम मोदी का। नहीं, आप एक पूरा प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग आइए। आप मुझे मालूम है कि आप हमें अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन आप सरकार में सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंसी का समय है। यही तो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा काम जो हिंदुस्तान में किया है कि आप डायरेक्ट किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, और ऑनलाइन जो सिस्टम आया है। तो आप अप्रोच करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, तीसरी बार तो आपको मौका मिलेगा ना। आप ये समझ लेंगे कि अरे उन्होंने तो मुझे मुसलमान होने की वजह से नहीं बुलाया, ऐसा मैं नहीं मान सकता। मोहन भागवत साहब से तुम्हारा अरशद मदनी की मुलाकात हुई थी, काफ़ी चर्चा भी हुई, तो उस मुलाकात के बाद तो ये लग रहा था कि हालात अच्छे होंगे, दोनों में कोऑर्डिनेशन बनेगा, फिर कहाँ कमी रही? ये तो अब मौलाना साहब बताएंगे। मुझे तो लगता है कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो तो मुसलमानों को लेके उनकी चिंता हमेशा रहती है। हमेशा वो एक बात को बार बार कहते हैं कि मुसलमान बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो उनका तो बिल्कुल क्लियर विजन है। अब विजन दिखाने का वक्त हमारा है, तो हम सवाल कर रहे हैं कि आज मुसलमान हाशिए पे है बीजेपी आरएसएस का देश के मुसलमानों को लेकर के। देखिए, बिल्कुल क्लियर विजन है। आप हिंदुस्तान के लिए सोच रहे हैं, वो आपको उसी तरीके से अपना भाई मानते हैं जिस तरीके से वो अक्सरियत के हिंदू भाइयों को मानते हैं। कोई डिफरेंसेस नहीं है शम्स भाई। फिर माहौल क्यों ख़राब हो रहा है? कहाँ से मैसेज मुसलमानों तक पहुँच रहा है कि उनके साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, उनके साथ नफ़रत, उनकी लिंचिंग, उनके लोगों का कत्ल, उनके घरों को बुलडोज़ करना सेम क्राइम होता है। मुसलमान नाम होता है तो घर पर बुलडोज़र चला जाता है, अगर मुसलमान नहीं है तो कोई सख्त एक्शन नहीं। देखिए, अगर आप अपराधी हैं, जैसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, अगर आपने अपराध किया है तो आपकी सज़ा तय है, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देख सकते। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कौम के ठेकेदार हैं, मेरा थोड़ा हल्का वर्ड है, अच्छा नहीं लगेगा, वो ठेकेदार हमारे यूथ को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे ख़वातीन के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। और मैं ये बात मौलाना अरशद मदनी साहब से भी कहूँगा कि आप उन ठेकेदारों के ऊपर भी फोकस करिए कि वो ठेकेदारी ना लें। और वही कन्फ्यूजन पैदा कराते हैं कि एक अफवाह फैलाई जाती है कि आपका घर गिरा दिया जाएगा, आपकी ज़मीनें तोड़ दी जाएंगी। अरे भाई साहब, कानून है, छोटी अदालत से लेके बड़ी अदालत तक है, सब जगह इंसाफ की बात होती है। इंसाफ इस सरकार का अहम हिस्सा है। इसको आप यकीन जब करेंगे, और यकीनी तौर पे आप एक बात बताएं, हम लोग इतने लंबे वक्त से काम करते हैं, हम मुसलमान से कभी तवक्को करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे? भारत में हमने बहुत कोशिश करी, मैं खुद चुनाव इस वाली सीट पे लड़ा, मुझे वोट नहीं मिला, लेकिन हमने क्या अपने जो दोस्त भाई, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार,
उनसे मैं अलग हो गया। मैं आज भी उन्हीं के लिए सोचता हूँ, आज भी। अरशद मदनी साहब मुलाकात करेंगे क्या? उनको समझाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे? अगर आप मेरी बात को उन तक पहुँचाएंगे तो मैं ज़रूर, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस रहता हूँ। मैं उनको उनकी बोलिए देश के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करें वो। हाँ, मैं उनकी शख्सियत से बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन वो अगर भारत के मौजूदा सिचुएशन में और वज़ीर आज़म पे सवाल करेंगे तो हम लोग उनके बिहाफ में उनसे सवाल करेंगे कि आप मुसलमानों को भ्रमित मत करिए, आप मुसलमानों को बहकाइए मत, आप मुसलमानों में भरोसा दिलाइए कि हिंदुस्तान मुसलमान का था, हिंदुस्तान मुसलमान का है, हिंदुस्तान मुसलमान का रहेगा। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यासिर जिलानी साहब। बड़े मारूफ लीडर हैं, टीवी चैनलों पर हमेशा नज़र आते हैं और हमेशा तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने पिछले दिनों जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर होने वाले सेमिनार में कहा था कि भारत के मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, दूसरी जगह का मुसलमान आगे बढ़ रहा है, उस पर यासिर जिलानी साहब ने अपनी बात रखी है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मुलाकात होगी।